अच्छा, आज हमारी डिस्कशन एक आर्किटेक्चर है फ्लो इंस्टॉलेशन का। हमारे पास एसडीएन के अंदर डिफरेंट दो किस्म के मेनली हमारे पास फ्लो इंस्टॉलेशन होती है। हमने इससे पहले डिस्कशन की है। एक हमारे पास होती है रिएक्टिव फ्लो इंस्टॉलेशन और एक होती है प्रोएक्टिव फ्लो इंस्टॉलेशन, ठीक है, या फ्लो रूल इंस्टॉलेशन। इसके अंदर जो हमारे पास रिएक्टिव होती है, उसके अंदर जब भी एसडीएन नेटवर्क के अंदर कोई सोर्स और डेस्टिनेशन आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें जो पहला पैकेट आता है स्विच के पास, तो स्विच जो है वो कंट्रोलर से उसके बारे में पॉलिसी जो है ना वो कंट्रोलर से पूछता है थ्रू पैकेट इन मैसेज के ज़रिए से। और अगर प्रोएक्टिव हो तो कंट्रोलर पहले से ही सारे स्विचेस में रूल्स फ्लो टेबल्स में इंस्टॉल कर लेता है और जो भी कोई पैकेट आता है वो फॉरवर्ड हो जाता है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम आगे अब डिस्कशन करेंगे हम कि ये जो टेक्निक हम आज देख रहे हैं ये किस तरह से इसको इम्प्रूव करती है। हमारे पास ये थोड़ा सा इस स्लाइड में रिव्यू है पुराने काम का कि जो हमारे पास ट्रेडिशनल इंटरप्राइज नेटवर्क है उसके अंदर अगर आपने पॉलिसीज जो हैं उसको मैनेज करना मुश्किल था। उसकी वजह क्या थी, जैसे यहाँ पे डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि हर स्विच के अंदर आपको कंट्रोल प्लेन नज़र आ रही है, जो ब्रेन से नज़र आ रहे हैं ना, तो ये शो कर रहा है कि हर स्विच में हमारे पास ट्रेडिशनल नेटवर्क में कंट्रोल प्लेन था, ठीक है। तो वहाँ पॉलिसीज़ जो है उसको भी मैनेज करना मुश्किल था और पॉलिसीज़ लिमिटेड भी होती थी। हमारे पास इतनी ज़्यादा पॉलिसीज़ भी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते थे क्योंकि मुश्किल होता था और डिस्ट्रीब्यूटेड थी हमारे पास तमाम पॉलिसी और कंट्रोल। तो दूसरा उसके बाद हमारे पास जो फ्लो बेस्ड नेटवर्किंग आ गई, जैसे हमारे पास एसडीएन की बात हम करते हैं तो एसडीएन के अंदर हमारे पास जो कंट्रोल है वो सेंट्रलाइज हो गया। तो जब कंट्रोल हमारे पास सेंट्रलाइज हो गया तो नेटवर्क को मैनेज करना आसान हो गया, ठीक है। मतलब उसके अंदर पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना, उसको कंट्रोल करना, उसको कॉन्फ़िगर करना, वो सारी चीज़ें आसान हो गई। और अभी हमारे पास आप बहुत फाइन ग्रेन पॉलिसी जो है ना वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप वो डिटेल लेवल की पॉलिसी जो है ना आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर स्टिल एक हमारे पास एक इशू आ जाता है एसडीएन के अंदर, जो कि क्योंकि हमने क्या किया कि जो कंट्रोल प्लेन है वो अब हमारे पास एक सेंट्रलाइज कंट्रोलर में है। तो हमारे पास जो अब इशू है वो ये है स्केलेबिलिटी का। सही बताया। अच्छा, इसमें जो हमारे पास जो सेंट्रलाइज कंट्रोलर होता है, जब हमारे पास नोड ज़्यादा होते हैं और नेटवर्क बढ़ जाता है तो ये जो कंट्रोलर है ये हमारे पास बॉटलनेक हो जाता है क्योंकि एक ही कंट्रोलर है और उसने ही तमाम नेटवर्क को हैंडल करना है। फ्लो कोई पैकेट आता है तो उसके लिए रिएक्टिव फॉरवर्डिंग करनी है, ये सारी चीज़ें। तो ये हमारे पास एक बड़ा इशू है कि हमारे पास जब कंट्रोलर सेंट्रलाइज होता है तो उस वक्त हमारे पास जब नेटवर्क का साइज बढ़ जाता है तो ये कंट्रोलर जो है ये ओवरलोड हो जाता है और उससे ये हो सकता है कि जो पैकेट फॉरवर्डिंग जो है या डिफरेंट जो काम कंट्रोलर कर रहा है उसमें जो है ना परफॉर्मेंस जो है उसकी कम हो जाए, ठीक है, या वो बॉटलनेक बन जाए। तो ये हमारे पास इशू है एसडीएन के अंदर। इसी इशू को जो है बेसिकली इसी के ऊपर ये आज का हमारा टॉपिक है जिसके अंदर इस इशू को सॉल्व करने की कोशिश की गई है। इसके लिए एक आर्किटेक्चर जो है वो प्रपोज किया गया है जिसके ज़रिए से कि हमारा ये जो सेंट्रलाइज कंट्रोलर है इसको किस तरह से एक ऐसी पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जाए, ऐसा मैकेनिज्म और ऐसा तरीक़ेकार हो जिससे हमारा जो लोड जो है वो कंट्रोलर पे कम हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास इंटरप्राइज के अंदर जो है हमारे पास एक ये होता है कि हम चाहते हैं कि हमारे पास जो पॉलिसी जो हैं वो हम एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज़ को जो है आसानी से हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि जी कुछ मलिशियस होस्ट हैं और उनके पैकेट्स जो हैं वो ड्रॉप हो जाएँ, इस तरह की पॉलिसीज़ होनी चाहिए। और जो मलिशियस नहीं है उनको जो है एक्सेस होनी चाहिए। फिर अगर हम चाहते हैं कि कस्टमाइज्ड राउटिंग होनी चाहिए, हम चाहते हैं कुछ स्पेसिफिक पाथ्स यूज़ किए जाएँ जो कि राउटिंग के लिए स्पेसिफिक एप्लीकेशन वो यूज़ करें।
और दूसरा हम चाहते हैं बाद औक़ात कि हम जी डिटेल ट्रैफिक जो है उसको मेजर करना चाहते हैं, किसी वो एचटीटीपी हो सकती है या कोई और ट्रैफिक हो सकती है नेटवर्क के अंदर। तो ये सारी हमारे पास जो पॉलिसीज़ जो हैं इसकी इम्प्लीमेंट फ्लेक्सिबल पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन जो है ये एसडीएन से एसडीएन हमें इनेबल करता है कि हम एसडीएन के ज़रिए से सारे काम कर सकते हैं। लेकिन स्टिल वही इशू जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास स्केलेबिलिटी का इशू मौजूद है। ये सारी चीज़ें एक्सेस कंट्रोल भी हमें जो फ्लो बेस्ड नेटवर्किंग या एसडीएन है उसके अंदर फ्लेक्सिबल एक्सेस कंट्रोल है और कस्टमाइज राउटिंग भी हमें मिल जाती है, हम करवा सकते हैं, ठीक है, और मेजर भी कर सकते हैं नेटवर्क को। लेकिन स्टिल हमारे पास स्केलेबिलिटी का इशू मौजूद है। हमारे पास जो फ्लो बेस्ड स्विचेस हैं उसके अंदर हमारे पास जो रूल्स स्टोर होते हैं वो बेसिकली वहाँ पे टिक कैम मेमोरी होती है। ये बहुत हाई स्पीड मेमोरी होती है, आप कह सकते हैं फास्ट, आप रैम कह लें, स्विचेस के अंदर होती है और इसके अंदर रूल स्टोर होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो रूल स्टोर होते हैं उसके अंदर रूल्स में पैकेट हेडर होता है, रूल बेसिकली अप्लाई होते हैं पैकेट हेडर के ऊपर कि फॉर एग्जांपल जो पैकेट हेडर है उसके अंदर उसका सोर्स, मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। उस पैकेट हेडर की जो फील्ड है उसको मैच करके फिर एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो एक्शन हो सकता है वो हमारे पास एक एक्शन हो सकता है कि पैकेट को फॉरवर्ड किया जाए। फॉर एग्जांपल एक्स सोर्स है और डेस्टिनेशन जो है वो वाई है, तो उसका पैकेट फॉरवर्ड किया जाए। एक्स सोर्स है और डेस्टिनेशन जो है वो जेड है फॉर एग्जांपल, तो उसका पैकेट जो है ड्रॉप किया जाए, ठीक है। तो ये एक्शन जो है ड्रॉप हो सकता है, पैकेट को फॉरवर्ड किया जा सकता है या उसको काउंट किए जा सकते हैं कुछ पैकेट वो साथ में काउंट इशू किया जा सकता है। तो हमारे पास जो ये फ्लो स्पेस है, ये नीचे जो आपको नज़र आ रही है एक डायग्राम से नज़र आ रही है, इसके अंदर हमारी फ्लो स्पेस में जो है जो फ्लो रूल्स हैं उसकी बात हो रही है कि उसके अंदर हमारे पास जो रूल्स होते हैं फ्लो रूल्स, उसके अंदर सोर्स, डेस्टिनेशन, ठीक है, और फिर उसकी बेस के ऊपर एक्शन होते हैं। फॉरवर्ड हो सकता है और फॉरवर्ड का एक्शन हो सकता है, ड्रॉप का एक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्लो रूल्स और उसकी बेस के ऊपर जो एक्शंस परफॉर्म होते हैं उसके बारे में। अच्छा, अब हमारे पास जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जाती है नेटवर्क के अंदर, हम चाहते हैं कि जी जो हाई लेवल पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो उसमें जो एक चैलेंज ये है कि जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, जो नेटवर्क को मैनेज करने वाले हैं वो पॉलिसी को, हाई लेवल पॉलिसीज़ को वो स्पेसिफाई करें, ठीक है। हाई लेवल पॉलिसीज़ को स्पेसिफाई करने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि फॉर एग्जांपल जो यूज़र लेवल, यूज़र के लिहाज से कि यूज़र एक्स जो है वो ये सर्विसेज एक्सेस ना कर सके, यूज़र एक्स जो है वो, या मैं कहूँ यूज़र वन जो है वो वेब सर्विस को एक्सेस ना कर सके, ठीक है, या होस्ट पीसी वन जो है वो इस टाइम पे जो है वो ये सर्विसेज HTTP की सर्विस एक्सेस ना कर सके। तो इस तरह की जो पॉलिसीज़ होती हैं जो हाई लेवल पॉलिसी जिसमें यूज़र लेवल पे स्पेसिफाई किया जा सकता, यूज़र लेवल पे उसको स्पेसिफाई किया जाता है और नीचे जो है लो लेवल रूल जो है वो स्विचेस में ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट होते हैं, ठीक है। इस तरह की जो हमारे पास फैसिलिटी है वो एसडीएन के अंदर है। एसडीएन हमें ये इनेबल करता है कि हाँ आप हाई लेवल पॉलिसीज़ को स्पेसिफाई करते हैं और नीचे लो लेवल रूल्स में उसको स्विचेस में उसको एसडीएन के अंदर ट्रांसलेट किया जा सकता है। तो लो लेवल का क्या मतलब है, जैसे मैंने कहा कि जो हमारे पास यूज़र एक्स जो है, ठीक है, या हमारे पास यूज़र वन जो है वो HTTP की सर्विस जो है वो एक्सेस ना कर सके, ठीक है। तो अब ये स्पेसिफिकली किसी होस्ट के ऊपर ये अप्लाई होगी ये रिस्ट्रिक्शन, तो अब इसको स्विचेस के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो वो लो लेवल जो रूल्स होंगे वो होंगे आईपी एड्रेस की बेस के ऊपर या
मैक एड्रेसेस के बेस के ऊपर। तो ये हमारे पास लो लेवल रूल्स होंगे। तो इसको हाई लेवल पॉलिसीज़ को लो लेवल रूल्स में कन्वर्ट करना, ये हमारे पास जो पॉलिसी बेस्ड नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम होंगे, जो भी अंडरलाइंग सिस्टम होगा, वो इसको ट्रांसलेट करेगा। अब इसमें हमारे पास कुछ और चैलेंजेस हैं कि हमारे पास अगर आप पॉलिसी इम्प्लीमेंट करते हैं तो नेटवर्क के अंदर आगे बाद एक तो ये है कि बहुत ज़्यादा होस्ट हैं, स्विचेस हैं, और फिर इसी तरह से फिर बहुत सारी पॉलिसीज़ भी हैं, क्योंकि आपके पास जितने ज़्यादा होस्ट होंगे और जितनी बड़ा नेटवर्क होगा उतनी ही ज़्यादा आपके पास पॉलिसीज़ होंगी। अब पॉलिसीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा हैं और आपके पास स्विचेस के अंदर जो स्पेस है वो आपके पास कम है। ठीक है, जब आपके पास पॉलिसीज बहुत ज़्यादा हैं जो आपने इम्प्लीमेंट करनी है और आपके पास स्पेस स्विचेस में लिमिटेड है, तो इससे हमारे पास क्या इशू होगा? हमारे पास बहुत बड़ा नेटवर्क है, ठीक है, उसके अंदर होस्ट भी बहुत ज़्यादा है और स्विचेस भी हैं। अब जब हम पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो पॉलिसीज कहाँ स्टोर होंगी? वो पॉलिसी स्टोर होंगी स्विचेस के अंदर। और स्विचेस के अंदर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जी हमारे पास जो उसकी रैम है या टी कैम मेमोरी है जिसके अंदर पॉलिसीज के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, ठीक है, ये रूल स्टोर होंगे, वो लिमिटेड है। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एक इशू है ना कि हमारे पास पॉलिसीज ज़्यादा हैं और हमारे स्विचेस की मेमोरी कम है, और वो पॉलिसीज वहीं पे स्टोर होंगी, स्विचेस में ही आपने इम्प्लीमेंट करनी है, जो आपके स्विचेस है वहाँ पे रूल्स को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो ये एक इशू है हमारे पास। दूसरा चैलेंज हमारे पास ये है कि हमने इसी इन्वायरमेंट के अंदर जब आपके पास एक बड़ा नेटवर्क है तो आपने सपोर्ट देनी है होस्ट मोबिलिटी की। आपके जो डिफरेंट एक बड़ा नेटवर्क है उसके अंदर जो मुख्तलिफ आपके यूज़र्स जो हैं वो मोबाइल होते हैं, कभी वो यूज़र जो है ना एक लैब के साथ में एक लोकेशन पे है, कभी दूसरी लोकेशन पे है, तो वो डिफरेंट स्विचेस से कनेक्टेड होगा, तो ये भी सपोर्ट आपने देनी है। दूसरा ये भी है कि आपने ऐसी आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, अगर ये सारी सपोर्ट आप दे रहे हैं, कि आपने स्विचेस के अंदर जो है हार्डवेयर को चेंज ना करना पड़े, ऐसा ऐसा सॉल्यूशन देना है कि हार्डवेयर को चेंज ना करना पड़े, ये सारी चीज़ें हों, इस पॉलिसी भी एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट हो, और स्विचेस के अंदर जो स्पेस भी कम है वो भी उसी को देखते हुए साथ में होस्ट जो है वो मोबाइल मतलब हो, मोबिलिटी भी सपोर्ट भी हो और हार्डवेयर भी चेंज ना करनी पड़े। ये सारे हमारे पास चैलेंजेस है एफिशिएंटली पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये जो है इस स्लाइड में आपको जो दो हमारे पास पैराडाइम है स्विचेस के अंदर, एसडीएन के अंदर जब आपके पास कम्युनिकेशन होती है तो उसके अंदर फ्लो रूल इंस्टॉल होते हैं, ठीक है। जब दो एक सोर्स और डेस्टिनेशन कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो एसडीएन के अंदर क्या होता है कि आपके पास जब सोर्स का पैकेट पहले स्विच के पास आता है तो वो कंट्रोलर से पूछता है कि इस पैकेट को मैं कैसे फॉरवर्ड करूं, ठीक है। ये तो इसमें हमारे पास ये फॉरवर्डिंग जो होती है दो तरह से हो सकती है। एक तो ये कि कंट्रोलर पहले से ही रूल्स को इंस्टॉल कर दे, इसको कहते हैं प्रोएक्टिव फॉरवर्डिंग, कि जिसके अंदर जब नेटवर्क स्टार्ट होता है तो वो कंट्रोलर पहले ही जो है तमाम स्विचेस में तमाम तमाम रूल्स को इंस्टॉल कर लेता है, इसको कहते हैं प्री इंस्टॉलेशन ऑफ रूल्स, ठीक है, इन स्विचेस। तो आप ये देखें ये उसी को बता रहे हैं कि जब एक तो ये है कि हमारे पास कंट्रोलर पहले से ही प्री इंस्टॉल कर दे स्विच तमाम स्विचेस में रूल्स को, ठीक है, और पैकेट आया उसको फॉरवर्ड कर दिया जाए। तो ये हमारे पास प्रोएक्टिव फॉरवर्डिंग फ्लो रूल इंस्टॉलेशन है, जिसके अंदर के शुरू में ही तमाम स्विचेस के अंदर रूल्स को इंस्टॉल कर दिया जाता है। दूसरा, अब इसके अंदर हमारे पास जब हम पहले से ही तमाम स्विचेस में तमाम रूल्स को इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे इश्यूज आएंगे। एक इशू तो ये आएगा कि हमारे पास स्विच के अंदर मेमोरी कम है। जब स्विच के अंदर मेमोरी कम है तो हम फिर इतने सारे रूल्स जो हैं जो कि हम पहले से ही तमाम रूल्स तमाम स्विचेस में इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो वो भी एक इशू है, ठीक है। और इसके साथ दूसरा इशू ये है कि हमारे पास जो होस्ट जो है होस्ट मोबिलिटी हम या यूज़र मोबिलिटी हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, हमें पता तो नहीं है कि यूज़र जो है वो, क्योंकि वो तो मूव करेगा, ठीक है। तो अब उसके लिए हमें किस तरह से उसको हैंडल करेंगे कि हम अगर वो एक स्विच पे है या वो कौन कौन से स्विचेस पे जा सकता है, तो उसके लिए फिर हर स्विच पे हमें
एक्स्ट्रा रूल जो है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, अगर हम तमाम स्विचेस पे पहले से ही रूल इंस्टॉल कर लेते हैं तमाम होस्ट के लिए, ठीक है, तमाम स्विचेस पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक नेटवर्क है, उसके अंदर 10 स्विचेस हैं और उसके अंदर 50 होस्ट हैं, और हम उन 50 होस्ट के लिए जो रूल्स बनते हैं उन 10 स्विचेस पे, वो सारे के सारे इंस्टॉल कर लेते हैं, तो उसके नुकसानात क्या होंगे? स्लो भी हो जाएंगे, ठीक है। तो अब उसमें हमारे पास, आप किसी इदारे को देख लें तो उसके अंदर जो आपके पास नेटवर्क होता है, उसमें तमाम कंप्यूटर्स तो आपस में बात नहीं करते। कुछ कंप्यूटर्स जो है उनके आपस में कम्युनिकेशन होती है, कुछ की कभी भी नहीं होती, जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके एक यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है कंप्यूटर साइंस का, ठीक है, और एक डिपार्टमेंट जो है इंजीनियर उसका है, फार्मेसी का है। तो अब वो फार्मेसी के जो कंप्यूटर्स हैं, वो हो सकता है आपस में उनकी डेटा शेयरिंग कुछ करते हो, तो उनकी आपस में कुछ कम्युनिकेशन होती हो, ठीक है। और कंप्यूटर साइंस के जो डिपार्टमेंट के जो कंप्यूटर जो नेटवर्क सिस्टम है, वो आपस में कम्युनिकेट, उनकी एक दूसरे के साथ, कंप्यूटर साइंस की और फार्मेसी वालों की एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन हो सकता है, कभी हो ही ना, तो कभी हो सकता है साल में एक दफा हो, 2 दफा हो, ठीक है। तो उनकी कम्युनिकेशन इतनी नहीं होगी। तो नेटवर्क के अंदर तमाम कंप्यूटर्स की आपस में कम्युनिकेशन जरूरी नहीं है कि हो। इस वजह से वो रूल्स पहले से इंस्टॉल कर लेना, और उससे हमारे स्विचेस की मेमोरी भी ज़ाया हो जाएगी, ठीक है। और उससे बहुत सारे एक्स्ट्रा रूल्स जो हैं इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है, जो दूसरी हमारे पास इंस्टॉल रूल्स ऑन डिमांड, जो मैंने बात की कि जिसे कहते हैं प्रोएक्टिव रिएक्टिव फॉरवर्डिंग, ठीक है। रिएक्टिव फॉरवर्डिंग में क्या होता है कि जब कोई पैकेट आता है तो उस वक्त उस पैकेट के लिए जो कंट्रोलर है वो रूल को इंस्टॉल करता है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल, एक पैकेट आया और वो पैकेट है वो जो सोर्स है वो है हमारे पास ए कंप्यूटर, ठीक है, और जो डेस्टिनेशन है वो हमारे पास ई कंप्यूटर है, ठीक है। तो वो पैकेट आएगा स्विच के पास, स्विच के पास रूल नहीं होगा इनिशियली, तो वो भेज देगा कंट्रोलर को, ठीक है। और कंट्रोलर जो है फिर वो उसके लिए रूल को इंस्टॉल करेगा स्विच में, मतलब बताएगा उसको कि इसको किस पाथ पे भेजना है इस पैकेट को, ठीक है। वो पैकेट जो है फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा? अच्छा, फायदा तो ये होगा कि जो रूल्स जो है हमारे पास, तमाम रूल्स को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, जो पैकेट आएगा उसके लिए उसी वक्त रियल टाइम में रूल इंस्टॉलेशन होगी, ठीक है। नुकसानात क्या है हमारे पास कि पैकेट जो पहला आएगा वो पैकेट जो है वो डिले होगा थोड़ा सा, क्योंकि वो उसके लिए पहले कंट्रोलर से पूछना पड़ेगा, फिर वो फॉरवर्ड होगा। दूसरा, हमारे पास जो स्विच जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा स्विच के अंदर इसकी इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि पैकेट को भेजना पहले कंट्रोलर से पूछना पड़ेगा, और फिर उस वक्त तक उस पैकेट को बफर के अंदर रखना पड़ेगा। फिर जब वो कंट्रोलर उसको बताएगा कि जी हाँ, इसको कहाँ किस पाथ पे सेंड करना है, उसके बाद उसको फॉरवर्ड किया जाए, तो स्विच जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और फिर उसके अंदर हमारे पास इस तरह भी हो सकता है, कुछ मलिशियस होस्ट हो सकते हैं जो कि इसको यूज करके फॉर एग्जांपल वो एक्स्ट्रा पैकेट्स जनरेट कर रहे हैं, मलिशियस होस्ट हैं, जिससे बार बार कंट्रोलर जो है उससे पूछना पड़ रहा है, और कंट्रोलर पे जो है वो लोड ज्यादा हो रहा है, वो बॉटलनेक बन रहा है। और ऐसे मलिशियस होस्ट हो सकते हैं कि जो जस्ट इसलिए पैकेट सेंड कर रहे हैं कि बार बार जो है कंट्रोलर को कांटेक्ट किया जाए, जिससे कंट्रोलर, क्योंकि सेंट्रलाइज कंट्रोलर है तो वो सारे नेटवर्क को कंट्रोल कर रहा है, तो उससे पूरा नेटवर्क जो है वो डाउन हो जाए, ठीक है, और जो लीगल यूजर्स हैं वो इसको इस्तेमाल ना कर सकें। अच्छा जी, तो ये हमारे पास रिएक्टिव फॉरवर्डिंग की बात, तो हमने बात कर ली रिएक्टिव और प्रोएक्टिव फॉरवर्डिंग दोनों की बात कर ली। अब बेसिकली जो आज हमारी डिस्कशन है वो इसी चीज पे है कि ये जो हम टेक्निक आज हम देखने जा रहे हैं उसके अंदर किस तरह से जो कुछ फायदे कुछ नुकसानात प्रोएक्टिव के अंदर हैं, ठीक है, और कुछ नुकसानात जो है रिएक्टिव के अंदर हैं। किस तरह से इन दोनों के कम्बिनेशन को यूज करके एक नई टेक्निक यूज की जाए जिससे हमारे पास ये सारे मसले हल हो जाएं, ठीक है।
प्रोएक्टिव जो है उसके नुकसानात क्या है कि जी वो स्विचेस की मेमोरी इनएफिशिएंटली यूटिलाइज होती है, ठीक है। और एक्स्ट्रा में रूल्स जो है जिसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है वो सारे हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं। फ़ायदा उसका हम ये कह सकते हैं कि प्रोएक्टिव के अंदर फास्ट होगा, रूल पहले से इंस्टॉल होंगे तो जो पैकेट प्रोसेसिंग फास्ट होगी, कंट्रोलर को बार बार कॉन्टेक्ट नहीं करना पड़ेगा स्विचेस को। रिएक्टिव में क्या है कि भाई उसके अंदर हमारे पास डिले बहुत आ रहा है, पैकेट आता है तो उसको फॉरवर्ड करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपको स्लाइड नज़र आ रही है इसके अंदर हर टेक्निक के जो है ना कुछ जो फीचर्स हैं, जैसे प्रोएक्टिव फॉरवर्डिंग जो है उसके अंदर होस्ट मोबिलिटी का इशू है कि आप उसको किस तरह से हैंडल करेंगे, ठीक है। और रिएक्टिव फॉरवर्डिंग के अंदर होस्ट मोबिलिटी, ठीक है, वो आसानी से हो जाती है जहाँ भी वो होस्ट अपनी लोकेशन चेंज करेगा, तो क्योंकि रिएक्टिव फॉरवर्डिंग है जहाँ भी वो जिस चीज़ से भी कनेक्ट होगा तो उसके लिए रूल इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। और मेमोरी यूजेज जो है प्रोएक्टिव के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब ज़ाया हो रही है, ठीक है। और रिएक्टिव के अंदर मेमोरी यूजेज एफिशिएंट है, ठीक है। और प्रोएक्टिव के अंदर जो है आपका पैकेट जो है वो डाटा प्लेन के अंदर रहता है, और रिएक्टिव के अंदर डाटा प्लेन के क्या मतलब डाटा प्लेन के अंदर रहता है, इसका मतलब ये है कि प्रोएक्टिव फॉरवर्डिंग में जब भी पैकेट आता है तो क्योंकि पहले से रूल इंस्टॉल होते हैं तो उसको स्विच फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है। और रिएक्टिव के अंदर जो है वो अच्छा प्रोएक्टिव के अंदर रूल्स मौजूद होते हैं स्विचेस में पहले से, तो वो उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, तो कंट्रोलर की तरफ फॉरवर्ड नहीं करना पड़ता पैकेट को, ठीक है। तो इस वजह से आपका पैकेट जो है वो कंट्रोल प्लेन यानी कंट्रोलर के पास गया ही नहीं, ठीक है। और डाटा प्लेन के अंदर पहले से ही रूल्स इंस्टॉल थे, फ्लो रूल्स, वो फॉरवर्ड हो गया। रिएक्टिव के अंदर क्या है कि वो कंट्रोलर के पास को भेजना पड़ता है। अब इससे क्या होता है, जब पैकेट को डाटा प्लेन के अंदर हम रखेंगे तो उससे ये फायदा होगा कि आपके पैकेट प्रोसेसिंग फास्ट होगी, ठीक है, ये है। तो अब इसमें देखेंगे दोनों टेक्निक्स के कुछ फायदे और कुछ नुकसानात हैं, ठीक है। तो इसके मुकाबले में जो हम आज टेक्निक देखने जा रहे हैं डेफिन जो है उसके अंदर हमारे पास ये दोनों के जो फायदे हैं, होस्ट मोबिलिटी उसमें हो सकती है, मेमोरी भी एफिशिएंटली यूटिलाइज होती है, और आपका जो पैकेट्स हैं वो भी मोस्टली डाटा प्लेन में रहते हैं। तो वो आगे हम देखते हैं कि वो किस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटेड फ्लो आर्किटेक्चर और नेटवर्क इंटरप्राइजेस। इसके अंदर बेसिकली इस टेक्निक के अंदर हमारे पास होता क्या है, दो स्टेजेस होते हैं। पहले स्टेज में तो कंट्रोलर क्या करता है कि जितने भी रूल्स जो हैं वो नेटवर्क में इंस्टॉल करने उसको पहले से ही जनरेट कर लेता है, और कुछ अथॉरिटी स्विचेस जो है वो नेटवर्क के अंदर हमारे पास होते हैं जिसके अंदर ये रूल्स इंस्टॉल हो जाते हैं, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, स्टेज वन में क्या होता है इसमें, इस टेक्निक में, कि सबसे पहले आपके जितने भी रूल्स हैं वो जनरेट कर लिए जाते हैं तमाम नेटवर्क के लिए, और उस नेटवर्क के अंदर जो नेटवर्क है उसके अंदर कुछ अथॉरिटी स्विचेस जो हैं वो सिलेक्ट कर लिए जाते हैं, ठीक है, और उनको ये रूल्स दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप देख लें पहला स्टेज है, तो इस पहले स्टेज के अंदर इसको मैं तो ये बता रहा है यहाँ पे, अगर आप देखें कि ये कंट्रोलर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है स्विचेस में तमाम रूल्स को जनरेट करके और स्विचेस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। दूसरे स्टेज में क्या होता है कि जो अथॉरिटी स्विचेस होते हैं वो जितने भी पैकेट आते हैं उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो अथॉरिटी स्विचेस से ली जाती है, और इस तरह से वो पैकेट फॉरवर्ड होता है। मिसाल के तौर पे कोई पैकेट आता है तो उसके बारे में जो रूल चाहिए वो कंट्रोलर से नहीं लिया जाता, बल्कि अथॉरिटी स्विचेस जो हैं वो ये रूल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, या उसको रिएक्टिवली इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो तब ये पैकेट फॉरवर्ड होता है। तो अगर आप देख लें यहाँ पे ये इसको आपके सामने आर्किटेक्चर नज़र आ रहा है, ठीक है, एक नेटवर्क का, जिसके अंदर हमारे पास दो स्विचेस है, एक इंग्रेस स्विच है, इग्रेस स्विच है, और एक अथॉरिटी स्विच है, ठीक है। तो हुआ क्या है बेसिकली, ये इस आर्किटेक्चर के अंदर जो रूल्स स्विचेस जो हैं वो कंट्रोलर से लेते थे, उसकी बजाय अब कंट्रोलर ने जो है
कुछ अथॉरिटी स्विचेस जो हैं वो नेटवर्क के अंदर ऐड कर दिए हैं, और वो जो रूल्स है उसका पोर्शन जो है, अथॉरिटी स्विच एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके नेटवर्क पे। और वो अथॉरिटी स्विचेस जो हैं उनके अंदर रूल्स की कॉपीज पड़ी हुई है, ठीक है। अगर दो हैं तो उसमें डिस्जॉइंट कॉपीज है, मतलब रेप्लिका नहीं है, कुछ रूल्स एक अथॉरिटी स्विच में है, कुछ दूसरे में है, ठीक है। तो जब पैकेट आता है नेटवर्क में, ठीक है, तो वो पहले स्विच पे वो पैकेट, पहला पैकेट आता है, तो वो स्विच जो है उसके पास ये इंफॉर्मेशन होती है कि इस स्विच, इस पैकेट के बारे में जो रूल है वो किस अथॉरिटी स्विच के पास होगा, या अथॉरिटी स्विच के पास रूल है, तो ये रीडायरेक्ट कर देता है रिक्वेस्ट को अथॉरिटी स्विच के पास, कंट्रोलर को नहीं भेजता, ठीक है। तो अथॉरिटी स्विच जो है उसको बताता है कि इस पैकेट को, पहले वो उस पैकेट को फॉरवर्ड कर देता है, और फिर उसको बता देता है कि जो इसके बाद के जो पैकेट्स हैं वो किस तरह से फॉरवर्ड करने हैं। अच्छा, तो अगर आप देखें यहाँ पे तो आपको कंट्रोलर नज़र आ रहा है, और कंट्रोलर के साथ आपको कुछ जो है ये अथॉरिटी स्विचेस हैं, अथॉरिटी स्विच ए है, अथॉरिटी स्विच बी है, ठीक है, और अथॉरिटी स्विच सी है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने जो मैकेनिज्म प्रपोज किया है उसके अंदर कंट्रोलर जो है वो तमाम रूल जो है उसको पहले से प्रोएक्टिवली जनरेट कर देगा, ठीक है। तो ये अगर आप देख लें यहाँ पे आपको फ्लो रूल स्पेस नज़र आ रही है कि टोटली जो रूल्स हैं हमारे पास, ठीक है, जो होंगे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है, इन स्विचेस के अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसने इन रूल्स के 3 हिस्से बना दिए, कुछ जो हैं रूल्स जो हैं वो स्विच एक पे दे दिए हैं, अथॉरिटी स्विच ए, कुछ अथॉरिटी स्विच बी को, कुछ अथॉरिटी स्विच सी को। तो मकसद ये है कि जो फ्लो रूल इंस्टॉलेशन है उसका काम कंट्रोलर से लेके उसको डिवाइड कर दिया जाए अथॉरिटी स्विचेस के, ठीक है, कि जो हमारे पास पैकेट आए तो उसको कंट्रोलर की तरफ ना भेजना पड़े, बल्कि वो अथॉरिटी स्विच के पास वो स्विचेस जो हैं, यहाँ पे अगर आप देख लें तो कुछ नॉर्मल स्विचेस हैं, कुछ अथॉरिटी स्विचेस हैं। अथॉरिटी स्विचेस जो हैं वो ये काम करेंगे कि जब कोई पैकेट आएगा तो उसको किस तरह से फॉरवर्ड करना है, उसमें उसके रूल इंस्टॉलेशन के लिए हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये बात पहले स्टेज की होगी, ठीक है, पहले स्टेज में ये होगा। अच्छा, अच्छा, नेक्स्ट स्टेज के अंदर हमारे पास जो अथॉरिटी स्विचेस हैं वो कोई पैकेट आएगा तो उसके लिए रूल्स की इंस्टॉलेशन अथॉरिटी स्विचेस करेंगे। जैसे इस डायग्राम में हम दे सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा करता हूँ। ठीक है, अभी आप इस डायग्राम को देखें, क्या था जो हमारे पास अथॉरिटी स्विचेस हैं वो किस तरह से काम करेंगे। ये स्लाइड नंबर 13 सही है। अच्छा, तो ये स्लाइड नंबर 13 में अगर आप देखें तो ये बता रहे हैं कि किस तरह से अथॉरिटी स्विचेस काम करेंगे, ठीक है। पहले स्टेज में हमने बात की कि कंट्रोलर के बाद जितने भी रूल्स हैं वो सारे जनरेट करके जो अथॉरिटी स्विचेस है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है, कंट्रोलर। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि रूल्स जो हैं वो इंस्टॉलेशन का जो बर्डन है कंट्रोलर पे वो लेके अथॉरिटी स्विचेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, यहाँ पे जब पैकेट आएगा पहला, तो वो स्विच के पास आएगा, जो इंग्रेस स्विच है, जो पहला स्विच है जो होस्ट के साथ कनेक्टेड है, फिर वो पैकेट जो है फॉरवर्ड कर दिया जाएगा अथॉरिटी स्विच के पास, ठीक है। ये अथॉरिटी स्विच के पास कैसे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, तो ये जितने भी स्विचेस हैं अथॉरिटी स्विचेस के अलावा जो स्विचेस हैं उनके पास कुछ रूल्स होंगे जो उनको बताएंगे कि जब कोई पैकेट आए तो उस पैकेट से रेलेवेंट जो रूल्स हैं वो कौन से अथॉरिटी स्विच के पास है। अगर एक ही है तो बस वो डायरेक्टली उसको फॉरवर्ड कर देंगे। अगर एक से ज्यादा अथॉरिटी स्विचेस हैं तो जो कंट्रोलर है वो पहले से ही तमाम स्विचेस को बता देगा कि ये वाले रूल जो हैं उसके लिए इस अथॉरिटी स्विच ए के पास पैकेट फॉरवर्ड करो, ये दूसरे जो डेस्टिनेशन है उनके लिए अथॉरिटी रूल के लिए जो अथॉरिटी स्विच बी है उसको फॉरवर्ड करो। तो इस तरह से ये काम करेगा, ठीक है। तो पैकेट आ गया स्विच के पास, स्विच को पता है कि इसको फॉरवर्ड करना है अथॉरिटी स्विच के पास, क्योंकि उसके पास इसके लिए रूल नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होगा,
अथॉरिटी स्विच क्या करेगा, एक तो उस पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा आगे जो जिस पाथ पे उसको जाना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पैकेट जो था, इसने इस स्विच से ये इग्रेस स्विच की तरफ जाना था, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा नेक्स्ट स्टेप के अथॉरिटी स्विच जो है, जो इंग्रेस स्विच है, उसके अंदर रूल को इंस्टॉल कर देगा। जो इसके बाद के जो पैकेट्स हैं वो इस रूल के तहत फॉरवर्ड हो जाए, तो फिर क्या होगा, वो जो उसके बाद के सब्सिक्वेंट पैकेट्स हैं वो कैशे रूल जो है, कैशे रूल का मतलब है कि जो रूल अथॉरिटी स्विच ने जो इंस्टॉल किया वो कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रहेंगे, तो वो कैशे रूल्स होंगे, ठीक है। उसका एक टाइम होगा, टाइम आउट होगा, उस वक्त तक वो रहेंगे जब तक पैकेट्स फॉरवर्ड हो रहे हैं रहेंगे। उसके बाद टाइम आउट खत्म हो जाए, उसका जो मैक्सिमम टाइम है उसके लिए टाइम आउट है, वो जब हो जाएगा तो उसके बाद ये रूल्स खत्म हो जाएंगे। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें थोड़ा सा पहला पैकेट जो है थोड़ा सा लंबा रास्ता होके जा रहा है, ठीक है, लॉन्गर पाथ है इसका थोड़ा सा, लेकिन ये स्टिल फास्ट होगा एज कम्पेयर टू अगर ये पैकेट कंट्रोलर कहीं में है तो उसके पास जाए, तो उससे ये रास्ता जो है थोड़ा सा ये फास्टर होगा। ये आगे हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट्स में भी। अच्छा, तो ये किस तरह से अथॉरिटी स्विचेस लोकेट किए जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ बताया कि पैकेट अगर आ जाता है, ठीक है, और पैकेट जब आता है तो उसको कैसे पता चलेगा कि किस अथॉरिटी स्विच, क्योंकि एक से ज़्यादा अथॉरिटी स्विचेस भी हो सकते हैं, तो ये इंग्रेस स्विच है, इसको कैसे पता चलेगा कि किस अथॉरिटी स्विच के पास मैंने भेजना है, से पूछना है मैंने रूल्स के बारे में। तो इसके बारे में आपके पास किस तरह से लोकेट किया जाएगा अथॉरिटी स्विचेस को, तो इसके लिए कुछ पार्टीशन इंफॉर्मेशन होगी जो कि इंग्रेस स्विच के अंदर, जैसे मैंने बता दिया कि ये कुछ रूल्स होंगे जो कि तमाम स्विचेस के अंदर, इंग्रेस स्विचेस जो हैं उसके अंदर स्टोर होंगे, जो बताएंगे कि अगर कोई पैकेट आए तो उसके लिए रूल के बारे में, या जो अथॉरिटी स्विच है उस रूल के बारे में, उस पैकेट के बारे में रूल के लिए कैसे लोकेट करना है, ठीक है। और इसके जो हमारे पास जो इसके अंदर जो रूल्स होते हैं स्विचेस के अंदर, वो वाइल्ड कार्ड रूल्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि एज ए वाइल्ड कार्ड रूल स्टोर होते हैं। और वाइल्ड कार्ड जो रूल्स होते हैं उसको इसलिए स्टोर किया जाता है कि हमारे पास स्विचेस का जो 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 मेमोरी है वो कम इस्तेमाल हो। अगर आप वाइल्ड कार्ड रूल यूज़ करेंगे स्विचेस के अंदर तो कम एंट्रीज होंगी स्विचेस के अंदर, और अगर नहीं यूज़ करेंगे तो फिर बहुत सारी एंट्रीज होगी, ठीक है। तो उसके लिए उसको एक्सेस करने के लिए हैशिंग भी यूज़ हो सकती है, लेकिन इन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूटेड डायरेक्टरी टाइप की चीज़ यूज़ की है इसके अंदर, उसको लोकेट करने के लिए, ठीक है, हैशिंग को यूज़ नहीं किया। अच्छा, तो अगर हम देखें यहाँ पे इस स्लाइड में तो हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो ये इंग्रेस स्विच है, ठीक है, जो इंग्रेस स्विच है उसके अंदर अगर हम देखें तो हमें नज़र आ रहे हैं कैशे रूल्स, ठीक है। ये वो रूल्स हैं कि जब कोई पैकेट आता है तो अथॉरिटी स्विच उसको इंस्टॉल करता है स्विच के अंदर, ठीक है। और दूसरे ये जो सेकंड है ये है पार्टीशन रूल्स। ये पार्टीशन रूल जो है ये कंट्रोलर जो है इंस्टॉल करता है ये रूल, और इससे ये पता चलता है कि जब कोई पैकेट आए तो उसके लिए किस अथॉरिटी स्विच को एक्सेस करना है, ठीक है। और दूसरा ये आप देख लें जो अथॉरिटी स्विचेस में रूल्स हैं हमारे पास, अथॉरिटी रूल्स, ये अथॉरिटी रूल्स सिर्फ अथॉरिटी स्विचेस में होंगे, और ये वो रूल हैं कि जो ओवरऑल जो रूल को डिवाइड किया गया था और फिर उनको डिफरेंट अथॉरिटी स्विचेस में उनको इंस्टॉल किया गया है, ठीक है। तो ये वो वाले, बेसिकली मैं इसको आसान अल्फाज में बताऊं ना तो हमारे पास एसडीएन के अंदर जब कोई पैकेट आता है तो उसको किस तरह फॉरवर्ड करना है, कंट्रोलर के पास जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने इस तरह से किया है कि वो जो काम है कि कंट्रोलर बताएगा कि ये पैकेट कहाँ फॉरवर्ड होगा, उसका वो रोल जो है वो उसके लिए आप कह दें कंट्रोलर के सब ऑर्डिनेट्स जो है ना वो उन्होंने बना दिए, वो उनको नाम दे दिया अथॉरिटी स्विच, ठीक है। अथॉरिटी स्विच जो है वो उसके अंदर जो ओवरऑल रूल्स हैं उनकी कॉपीज होंगी, मतलब जो अगर रूल्स हैं हमारे पास, मैं आपको चलो मिसाल दे दूं, अगर हमारे पास, मैं आसानी के लिए कहता हूँ, टोटली 150 रूल्स हैं कंट्रोलर के पास ओवरऑल नेटवर्क के लिए, तो उसने 3 अथॉरिटी स्विचेस फॉर एग्जांपल बनाए हैं, ठीक है। 50 एक को दे दिए, 50 दूसरे को दे दिए, 50 तीसरे को दे दिए, ठीक है। तो तीनों में डिवाइड हो गए, ठीक है। अब जब कोई पैकेट आएगा, अच्छा ये तीनों डिवाइड करके उसने फिर तमाम जो और स्विचेज हैं, जो इंग्रेस स्विचेज हैं जहाँ पे पैकेट आता है, उनको बता भी दिया है कि अगर आपको इन
फॉर एग्जांपल इन होस्ट के लिए रूल चाहिए तो अथॉरिटी स्विच ए के पास जाओ, अगर इन होस्ट के लिए डेस्टिनेशन के लिए रूल चाहिए तो अथॉरिटी स्विच बी के पास से पूछो। ठीक है, तो बेसिकली जो फ्लो रूल इंस्टॉलेशन का जो काम था ना, वो अथॉरिटी स्विचेस पे डिवाइड कर दिया गया है। कंट्रोलर ने वो अपना काम अथॉरिटी स्विचेस को नीचे जो है वो आगे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी स्विचेस को दे दी है। तो ये बेसिकली इस मैकेनिज्म इन्होंने प्रपोज किया, इसके अंदर इन्होंने ये प्रपोज किया है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एसडीएन के अंदर ये हो, ये उन्होंने एक मैकेनिज्म प्रपोज किया कि जी इस तरह अगर हो तो हमारे पास जो फ्लो इंस्टॉलेशन है वो ज़्यादा एफिशिएंटली होती है। तो आगे हम जाके देखेंगे उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने देखा कि जी इससे हमारे पास जो फ्लो इंस्टॉलेशन है वो ज़्यादा एफिशिएंटली होती है। अच्छा, इसमें फिर देखो दो चीज़ें हो सकती हैं, देखो दो दो चीज़ें हो सकती है। एक तो ये कि ये सिर्फ एज ए अथॉरिटी स्विच ही काम करें, और दूसरा ये भी हो सकता है, इस तरह भी पॉसिबिलिटी है कि ये अपना काम भी करें जो सिंपल स्विच का होता है, और ये अथॉरिटी स्विच का भी काम करें। क्योंकि अथॉरिटी स्विच का जो एक खास काम है वो ये है कि इसको रूल्स की एक कॉपी दी जाएगी और वो इससे पूछेंगे डिफरेंट स्विचेस, इस ये पैकेट आया इसके लिए कौन सा रूल है बस। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास इसको इम्प्लीमेंटेशन जब इसकी हम कर सकते हैं तो ये दोनों कर सकते हैं। ये इंडिपेंडेंटली अथॉरिटी स्विचेस भी काम करें और ये ऐसे काम करें कि एज ए स्विच भी काम करें और साथ में ये एडिशनल ड्यूटी भी करें। लेकिन अगर ये एज ए अथॉरिटी स्विच काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये ज़्यादा एफिशिएंट होंगे, और अगर आप इनसे और काम भी लेंगे तो फिर वो ज़्यादा इतना एफिशिएंटली काम नहीं करेंगे। ये तो एक सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, तो हमारे पास जो हर स्विच की जो मेमोरी होगी, ठीक है, हम उसकी रैम कह सकते हैं, उसके अंदर 3 किस्म के रूल्स होंगे। ठीक है, एक तो कैशे रूल्स, कैशे रूल जो है हमारे पास होंगे। ये कैशे रूल्स वो होंगे कि जब कोई पैकेट आएगा तो ये स्विचेस जो हैं अथॉरिटी स्विच से पूछेंगे कि इस पैकेट को कैसे फॉरवर्ड करना है, तो ये वो कैशे रूल्स होंगे। ठीक है, और दूसरे जो है ये अथॉरिटी रूल्स होंगे। ये अथॉरिटी रूल्स सिर्फ अथॉरिटी स्विचेस में होंगे। ठीक है, जो ये वो रूल्स होंगे कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा ओवरऑल कंट्रोलर ने जनरेट किए 150 रूल्स, उसमें से 50 एक स्विच ए को दे दिए अथॉरिटी स्विच, और 50 दूसरे स्विच बी अथॉरिटी स्विच जो है उसको दे दिए, और 50 तीसरे स्विच सी जो अथॉरिटी स्विच है उसको दे दिए। तो ये वो वाले हैं, तो ये तमाम स्विचेस के पास ये रूल्स नहीं होंगे, ये वो उन स्विचेस के पास होंगे जो अथॉरिटी स्विचेस होंगे। ठीक है, ये उनके पास होंगे। और दूसरा पार्टीशन रूल्स, ये पार्टीशन रूल वो हैं जो बताते हैं कि अगर कोई पैकेट आता है तो उस पैकेट के ऊपर उस पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए जो रूल है वो किस स्विच के पास है। ये वो रूल हैं जो इस चीज में हेल्प करते हैं कि किस तरह लोकेट करना है अथॉरिटी स्विच को। क्योंकि अगर एक स्विच के पास एक पैकेट आता है, अब अगर 3 अथॉरिटी स्विच हैं तो किससे पूछे, तो वो ये पार्टीशन रूल जो है ये उस स्विच को बताते हैं कि स्विच बी से पूछो। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्टीशन रूल्स हैं। अच्छा जी, ठीक है, तो ये कैशे रूल्स हो गए जो कि हमारे पास सिर्फ इंग्रेस स्विचेस में होंगे। जब कोई पैकेट आएगा तो ये रूल्स जो हैं हमारे पास अथॉरिटी स्विचेस रिएक्टिवली इंस्टॉल करेंगे। अथॉरिटी स्विचेस ये हमारे पास जैसे बता दिया प्रोएक्टिवली इंस्टॉल होंगे। कौन इंस्टॉल करेगा? कंट्रोलर करेगा। ठीक है, और ये अथॉरिटी स्विचेस में होंगे। और पार्टीशन रूल्स ये हर स्विच में होंगे। इससे पता चलेगा कि कोई पैकेट आए तो उसके लिए जो रूल है वो किस अथॉरिटी स्विच के पास होगा। तो अथॉरिटी स्विच को लोकेट करने के लिए ये रूल्स होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे रूल्स चेक किए जाएंगे, अगर उसमें वो अगर मैच करते हैं तो ठीक है, पहले कैसे रूल्स चेक किए जाएंगे। कोई पैकेट आएगा तो कैसे रूल्स चेक किए जाएंगे, फिर उसके बाद अगर वो मैच नहीं होते तो फिर अथॉरिटी स्विच के रूल्स। ठीक है, और फिर अगर ये जो है हमारे पास पार्टीशन रूल्स जो हैं वो चेक किए जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो ये हमारे पास जो हमने ये जो आर्किटेक्चर देख रहे हैं इसके अंदर इन्होंने जो स्विच का प्रोटोटाइप दिया है कि उसके अंदर किस तरह से उसका स्विच के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे स्विच के अंदर पार्टीशन रूल्स होंगे। ठीक है, अथॉरिटी रूल्स होंगे और कैशे रूल्स होंगे। ये डाटा प्लेन में हो जाएंगे। ठीक है, और सॉरी इसको
अच्छा, तो अगर आप देखें यहाँ पे तो ये जो डाटा प्लेन है, अगर ये इसके अंदर कुछ चेंजेस आती हैं, कोई नोटिफिकेशन है, तो वो जो स्विच जो है उसका कंट्रोल प्लेन में कैशे मैनेजर होगा, और ये कैशे मैनेजर जो है ये इंफॉर्मेशन यहाँ से अपडेट होगी, फिर कंट्रोलर के पास जाएगी, और अगर कुछ कैशे रिसीव हुई है किसी स्विच को तो वो कैशे रूल्स में अपडेट हो जाएगी। किसी स्विच को, ये हमारे पास स्विच है ना, इसमें कैशे रूल्स है, ये स्विच में कैशे रूल्स की अपडेट कहाँ से आएगी? ठीक है, ये जो हमारे पास ये आर्किटेक्चर नजर आ रहा है, ये एक स्विच का नजर आ रहा है, ठीक है, जो हम जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसके अंदर जो कैशे रूल्स हैं, इसको अपडेट कौन करेगा? ये अथॉरिटी स्विचेस जो हैं, ये कैशे रूल्स को स्विचेस में अपडेट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास के जो कैशे रूल्स हैं ये अपडेट होंगे, ठीक है, और स्विचेस के अंदर कौन करेगा? ये अथॉरिटी स्विचेस ये रूल्स अपडेट करेंगे। किस तरह से? जब कोई पैकेट आएगा तो उसके लिए जो रूल होगा वो अथॉरिटी स्विच से आएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये जो अगर आप देख लें इसके अंदर ये अथॉरिटी रूल्स आपको नज़र आ रहे हैं, और ये कैशे मैनेजर, ये जो है ना ये सिर्फ अथॉरिटी स्विच के अंदर होगा, क्योंकि अथॉरिटी रूल्स होते ही अथॉरिटी स्विच के अंदर है। तो ये अथॉरिटी स्विच में जो अथॉरिटी रूल्स होंगे, और ये जो कैशे मैनेजर है, ये जो इसके अंदर चेंजेस आएंगे, ये अपडेट्स भेजेगा, ये सिर्फ अथॉरिटी स्विचेस में होंगे। तो इसके लिए जो अथॉरिटी स्विचेस है उसकी सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ेगा, और किसी चीज़ को चेंज करने की, हार्डवेयर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही इस स्कीम की खूबसूरती है, ये ब्यूटी है, कि इसके अंदर ऐसी कोई भी मैकेनिज्म जो आप देते हैं तो उसके अंदर हार्डवेयर को चेंज ना करना पड़े, सिर्फ सॉफ्टवेयर को चेंज करना पड़े, तो वो जो है उतना ही उसको इम्प्लीमेंट करना आसान होता है। तो इसमें हमने बात की थी कि हमारे पास ये जो कैशे रूल्स होते हैं, इसमें स्विचेस में इसको एज वाइल्ड कार्ड रूल जो है उसको स्टोर किया जाता है। तो जब वाइल्ड कार्ड रूल्स को स्टोर किया जाता है तो उसमें एक मसला ये होता है कि ओवरलैपिंग रूल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक आपको डायग्राम से नजर आ रही है, ये फ्लो स्पेस है रूल्स की। तो इसके अंदर अगर आप देखें, तो अगर हम वाइल्ड कार्ड रूल्स की बात करें तो हमारे पास ये वाइल्ड कार्ड रूल है। तो वाइल्ड कार्ड रूल्स में क्योंकि हम स्टार को यूज करते हैं, ठीक है, और उसमें हम पूरा, जिस तरह से अगर आपने देखा हो तो हम वाइल्ड कार्ड डायरेक्टरी सर्च भी करते हैं। हम जब फ्लो टेबल्स के अंदर फ्लो रूल्स को इंस्टॉल करते हैं, तो वहां भी हम ये चीज कर सकते हैं कि इस तरह के वाइल्ड कार्ड को यूज करें। जब इसको यूज किया जाता है तो हमारे पास जो वो रूल्स होते हैं उनमें ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। तो उनमें ओवरलैपिंग होती है, तो वो जब हम जैसे यहाँ पे अगर आप देख लें, ये आपके पास आपको R1 नजर आ रहा है, ठीक है, ये ओवरलैप कर रहा है R2 के साथ, इस R3 जो है ये भी ओवरलैप कर रहा है R2 के साथ। अब R4 को देखें, ये ओवरलैप कर रहा है, ये R4 जो है किसी के साथ भी ओवरलैप नहीं कर रहा। तो ये इस तरह हमारे पास रूल्स हो सकते हैं। तो अक्सर यहाँ स्विच में ये वाइल्ड कार्ड रूल को इंस्टॉल करते हैं, तो इसमें ओवरलैपिंग है। तो ये एक इशू है कि इस ओवरलैपिंग को किस तरह से हैंडल किया जाए। तो इसके लिए एक तो जैसे यहाँ पे आप देख लें कि ये डिसजॉइंट पार्ट है, ये डिसजॉइंट पार्ट, ये ओवरलैप नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ पोर्शन जो है, अगर आप यहाँ पे देखें, ये पोर्शन ओवरलैप है, ये पोर्शन ओवरलैप है, ठीक है। तो कुछ ओवरलैपिंग पोर्शन है और कुछ नहीं है। तो अगर ये स्टोर किए जाएंगे तो इसमें ओवरलैपिंग आएगी। तो एक तो ये है कि जैसे यहाँ पे आप देख लें कि अगर इन तमाम फ्लो रूल स्पेस को जो है इस तरह से डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि इसको इस तरह से डिवाइड कर दिया जाए, और ये ऊपर वाला पोर्शन जो है ये स्विच 1 को दे दिया जाए, अथॉरिटी स्विच 1 को, और ये अथॉरिटी स्विच 2 को। तो अगर आप देख लें तो इसमें ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा है। जैसे देखें यहाँ पे ओवरलैप है, बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो एक कट हो गया, अगर हम इस तरह से इसको करें तो दूसरा लगा दिया कट, ठीक है। तो अगर आप ये दूसरा कट देखें, जो कट बी लगा है, इसमें ओवरलैपिंग कम है। जो पहले हमने कट ए लगा था उसके अंदर ओवरलैपिंग ज़्यादा। अब इधर आप देखें तो यहाँ पे ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा कम है,
ठीक है। तो जितनी ओवरलैपिंग कम होगी तो उतनी ही जो है हमारे पास वो एफिशिएंटली वो रूल्स जो हैं वो इस्तेमाल हो सकेंगे। और इसका फ़ायदा ये होगा, हम वाइल्ड कार्ड रूल यूज़ करते हैं कि हमारे पास जो हमारी स्विच की मेमोरी है वो एफिशिएंटली यूटिलाइज हो। जब वाइल्ड कार्ड रूल्स को यूज़ किया जाता है तो कम रूल जो है वो जो है वो हमारे स्विचेस में इंस्टॉल किए जाते हैं, जिससे रूल्स कम हो जाते हैं। तो जब रूल्स कम हो जाते हैं तो हमारे पास जो मेमोरी है स्विचेस की वो एफिशिएंटली यूटिलाइज होगी। ठीक है। और इसको परफॉर्म करने के लिए इन्होंने एक डिसीजन ट्री बेस्ड रूल पार्टीशनिंग एल्गोरिथम यूज किया है। ये रूल पार्टीशनिंग कर रहे हैं इसके लिए इन्होंने यूज किया हुआ। यहाँ पे जो है इस आर्किटेक्चर के अंदर जो हम बात करें कि जो नेटवर्क डायनामिक्स है उसको किस तरह से हैंडल। नेटवर्क डायनामिक्स का मतलब है कि जो नेटवर्क के अंदर चेंज आ रही है, अगर टोपोलॉजी के अंदर चेंज आ रही है, अगर पॉलिसी के अंदर चेंज आ रही है, कंट्रोलर के अंदर अगर कोई जो होस्ट है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि नेटवर्क के अंदर चेंज आ रही है। नेटवर्क डायनामिक्स का मतलब ये है कि नेटवर्क के अंदर चेंजेस आती हैं जब, तो उससे हमारे पास क्या इफेक्ट होगा। ठीक है। तो अगर हमारे पास कंट्रोलर के ऊपर कोई पॉलिसी चेंज होती है, कंट्रोलर के ऊपर कोई पॉलिसी चेंज होती है, तो उससे कैशे रूल्स जो है उस पर क्या फर्क पड़ता है। कैशे रूल जो है वो तो ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के लिए हर स्विच में उसको इंस्टॉल किया जाता है। जब टाइम आउट हो जाएगा तो वो स्विचेस वो जो हमारे पास सही। मैं इस स्लाइड नंबर 21 के अंदर ये बात हो रही है कि नेटवर्क के अंदर जो चेंज आती है उसके अंदर जो पॉलिसी चेंज हो जाती है, टोपोलॉजी चेंज हो जाती है, या कोई होस्ट चेंज करता है अपनी पोजीशन, तो उससे कैशे रूल्स, अथॉरिटी रूल्स और पार्टीशन रूल्स पे क्या इफेक्ट होगा इस स्कीम के अंदर। तो हमारे पास जो अगर कंट्रोलर के ऊपर पॉलिसी चेंज होती है, ठीक है, और कंट्रोलर के ऊपर अगर पॉलिसी चेंज होती है तो उसका कैशे रूल्स पे इस तरह से असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैशे रूल्स कुछ टाइम के बाद टाइम आउट हो जाएंगे। ठीक है। तो उनको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो अथॉरिटी रूल्स हैं जो कि अथॉरिटी स्विचेस में है उनको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास जब अथॉरिटी स्विचेस में जो रूल्स इंस्टॉल किए थे कंट्रोलर ने, तो उसने तमाम रूल्स को जनरेट करके उसको पार्टीशन करके डिफरेंट अथॉरिटी स्विचेस में उसने इंस्टॉल कर दिया। अब उसके अंदर हमारे पास जब चेंज आ गई तो फिर अथॉरिटी स्विच में भी चेंज करनी पड़ेगी। जब रूल्स में चेंज आ गई तो वो रूल देखना पड़ेगा कि किस अथॉरिटी स्विच में है रूल्स हैं, उनको वहां पे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। तो अथॉरिटी स्विच के अंदर चेंज आएगी। फिर उसके बाद पार्टीशन रूल्स हैं। पार्टीशन रूल्स क्या होते हैं कि हर स्विच में पार्टीशन रूल्स होंगे जो कि बताएंगे कि कोई पैकेट आए तो उसके लिए अथॉरिटी स्विच को कैसे लोकेट करना है। ठीक है। तो उसको भी मोस्टली चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उस वक्त जरूरत पड़ सकती है जबकि फॉर एग्जांपल रूल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं और उस अथॉरिटी स्विच के ऊपर जो है लोड ज़्यादा है, तो उसको में से कुछ रूल्स उससे लेके किसी और अथॉरिटी स्विच को दे दिए जाएं, तो ये हो सकता है। अच्छा, दूसरा जो है हमारे पास अगर टोपोलॉजी चेंज हो जाती है, ठीक है, ठीक है, अगर टोपोलॉजी जो स्विच कोई नया आ जाता है या स्विच कोई चेंज बीच में डाउन हो जाता है, तो इसके अंदर जो है कैशे रूल जो है वो उस पर फर्क नहीं आएगा। और इसी तरह से अथॉरिटी जो रूल्स हैं उसमें भी फर्क नहीं आएगा। ठीक है। क्योंकि असल में ये जो टेक्निक है ये बेसिकली अपने स्विचेस की टोपोलॉजी को मेंटेन करने के लिए ये लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल को यूज़ करें, तो इसमें इस वजह से ये चेंजेस नहीं आएंगी। और दूसरा जो पार्टीशन रूल्स है उसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई स्विच जो है वो अथॉरिटी स्विच है और वो उसमें वो डाउन हो गया, तो फिर ऑटोमेटिकली
या कोई स्विच जो है वो डाउन हो गया, अथॉरिटी स्विच नहीं भी है, तो उस वो पाथ में कहीं इस्तेमाल हो रहा है, तो ये इस वजह से पार्टीशन रूल्स को चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, और पार्टीशन रूल्स जब हमारे पास ऐसा स्विच है जो अथॉरिटी स्विच है और वो डाउन हो गया है, तो फिर उस पार्टीशन रूल्स को किसी और अथॉरिटी स्विच को असाइन करने पड़ेंगे। अच्छा, फिर हमारे पास होस्ट मोबिलिटी है, तो होस्ट मोबिलिटी जो है उसके अंदर जो कैशे रूल्स है वो टाइम आउट हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो ख़त्म हो जाएंगे, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो अथॉरिटी रूल्स हैं होस्ट मोबाइल के लिए, उसको भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब वो अगर कहीं भी कनेक्टेड होता है उसके लिए जो रूल्स हैं वो अथॉरिटी रूल्स जो अथॉरिटी स्विच है वो उसको हैंडल करेंगे। ठीक है, और पार्टीशन रूल जो हैं उसको चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर होस्ट जो है जो वो मूव करता है। अच्छा, इस जो इन्होंने आर्किटेक्चर दिया, फिर इसकी इन्होंने इवैल्यूएशन की है, ये उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल है। इसके लिए उन्होंने एक क्लिक बेस ओपन फ्लो स्विच जो है इसको यूज़ किया। ये ओपन फ्लो स्विच है जो कि अवेलेबल है, क्लिक बेस ओपन फ्लो स्विच इसको कहते हैं, और इसको इन्होंने यूज़ किया है। कुछ ट्रैफिक जनरेटर यूज़ किए हैं इन्होंने, स्विचेस, कंट्रोलर्स, और उसके लिए उन्होंने एक सेपरेट सिस्टम यूज़ किया है जिसका जो प्रोसेसर 3 गीगाहर्ट्ज़ 64 बिट इंटेल जियोन मशीन। इसके अलावा इन्होंने कंपेयर किया है इस जो इन्होंने प्रपोज किया सिस्टम, इसका डिले और थ्रूपुट, इन्होंने कंपेयर किया है नॉक्स के साथ। ठीक है, नॉक्स को कंपेयर किया है इस आर्किटेक्ट डेफाइन के साथ। तो जो ये हमारे पास कंट्रोलर्स हैं, हमने ये लास्ट लेक्चर में इनको देखा था, नॉक्स भी और पॉक्स भी हमारे पास कंट्रोलर्स हैं जो कि एसडीएन के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो नॉक्स जो है वो रिएक्टिवली रूल्स को इंस्टॉल करता है। ठीक है, पैकेट बफरिंग करता है, मतलब जो पैकेट आता है उसको अपने बफर में स्टोर करके और उसके लिए कंट्रोलर से रूल के बारे में पूछता है। फिर रिएक्टिवली मतलब पैकेट जब आता है तो फिर उसके लिए रूल्स की इंस्टॉलेशन होती है। और इन्होंने जो डिफाइन आर्किटेक्चर यूज़ किया वो उसी तरह से जो हमने पीछे सारी डिस्कशन की, 30 स्विचेस को फॉरवर्ड कर देगा पैकेट को और वो रूल्स की इंस्टॉलेशन करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने जो एवरेज डिले चेक किया है फर्स्ट पैकेट का, जो पहला पैकेट आता है तो उसके लिए जो रूल इंस्टॉलेशन होती है, तो हमारे पास नॉक्स के अंदर जो है वो डिले आ रहा है 10 मिली सेकेंड, और डिफाइन के अंदर आ रहा है 0.4 मिली सेकेंड। ठीक है, तो कौन सा अच्छा है? रिएक्टिव है, डेफिन भी रिएक्टिव है और ये दोनों रिएक्टिव है, लेकिन ये अथॉरिटी स्विच ज्यादा, इससे हो सकता है करीब हो। ठीक है, ये करीब हो, दोनों रिएक्टिव यूज करते हैं, लेकिन कंट्रोलर जो है उससे ज्यादा होता है। ठीक है, और ये ज्यादा है इनके दरमियान रूल, ये 3-4 हो सकते होते हैं स्विचेस, अथॉरिटी स्विचेस, और ये करीब होते हैं उसके, इस वजह से। अच्छा, अच्छा, अगर आप देख लें यहाँ पे क्या परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट है, ऑलवेज कीप पैकेट इन डाटा प्लेन। जो नॉक्स के अंदर जब कोई पैकेट आता है तो उसको कंट्रोलर को फॉरवर्ड करना पड़ता है, बेसिकली डाटा प्लेन से पैकेट चला गया कंट्रोल प्लेन में। ठीक है, ये बात याद रखें कि जब नॉक्स के अंदर वो पैकेट आता है तो उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है कंट्रोलर को, तो वो कंट्रोल प्लेन क्योंकि कंट्रोलर में है। ठीक है, और यहाँ पे स्विचेस ही इसको हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे की, अथॉरिटी स्विच वो भी स्विच ही है ना, तो वो डाटा प्लेन के अंदर ही रहता है पैकेट, वो कंट्रोल प्लेन की तरफ जाता ही नहीं है, तो इस वजह से वो यहाँ पैकेट प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है। ठीक है, दूसरा पहला पैकेट जो होता है ना, उस वो रूल कैशिंग के लिए उसको वेट ही नहीं करना पड़ता और डायरेक्टली वो फॉरवर्ड हो जाता है। ठीक है, जो पहला पैकेट है वो डिलीवर हो जाता है विदाउट एनी वेट। द फर्स्ट पैकेट
डिलीवर्ड विदाउट वेटिंग फॉर रूल कैशिंग। ठीक है, ये क्या किस तरह से है, मतलब इस मैकेनिज्म या इस टेक्निक के अंदर जो है, ये जो आर्किटेक्चर इन्होंने दिया है, इसके अंदर पहला पैकेट जो है उसको वेट नहीं करना पड़ता और वो डिलीवर हो जाता है। और इसके मुकाबले में अगर ये आर्किटेक्चर नहीं यूज़ किया जाए तो फिर पहले पैकेट को वेट करना पड़ता है। तो इसको हम देखते हैं, पिछली स्लाइड में मैं आपको इसमें बताता हूँ कि ये किस तरह से, ये आप देखें, ये प्रीवियस स्लाइड में हम जाते हैं, बात देखना चाह रहे हैं कि जो पहला पैकेट है वो किस तरह से विदाउट एनी डिले फॉरवर्ड हो जाता है। तो अगर आप इसमें देखें तो पहला पैकेट जब आता है, ठीक है, और वो पैकेट इंग्रेस स्विच के पास आता है और वो उसको अथॉरिटी स्विच के पास भेजता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास रूल नहीं है, अथॉरिटी स्विच से वो रूल के बारे में मालूमात करेगा। ठीक है, अब अथॉरिटी स्विच पहले तो इस पैकेट के जो पहला पैकेट है इसको फॉरवर्ड करेगा, उसके बाद फॉरवर्ड करने के बाद जो है फ्लो रूल जो है वो कैशे रूल जो है वो इंस्टॉल करेगा इंग्रेस स्विच में। तो इससे जो पहला पैकेट है वो उसमें डिले नहीं आएगा। ये इस चीज़ की बात हो रही है जो आगे जो स्लाइड्स हैं, ठीक है, जो हम अभी इस स्लाइड में डिस्कशन कर रहे हैं, ये यहाँ पे जो ये सेकंड पॉइंट है, ठीक है, ये जो सेकंड पॉइंट है, ये इस बात डिस्कशन हो रही है कि जो पैकेट्स जो हैं वो विदाउट वेटिंग जो है वो डिलीवर हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद रूल कैशिंग होगी। दूसरा जो है हमारे पास ये चीज़ जो है इजीली इम्प्लीमेंट, ये जो आर्किटेक्चर है इसको आसानी से हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। उसकी जो हमारे पास स्विचेस है ऑलरेडी, उसके जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ये आसानी से इसको, ये जो मैकेनिज्म है इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसके लिए मेन हार्डवेयर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो करंटली जो अवेलेबल स्विचेस हैं, ओपन फ्लो स्विचेस, उसके अंदर ही ये कुछ चेंजेस करके उन ये आर्किटेक्चर जो है उसको इसका हिस्सा बनाया जा सकता है। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा जी, ये जो हमारे पास आप स्लाइड है, ये जो परफॉर्मेंस है, पीक थ्रूपुट जो है वो बता रही है। हमारे पास कंपैरिजन है दोनों आर्किटेक्चर, नॉक्स का भी और इसका भी, दोनों का कंपैरिजन है थ्रूपुट का। अगर आप देखें इसमें तो हमारे पास जब एक इंग्रेस स्विच और एक होस्ट को इस्तेमाल करके चेक किया गया तो हमारे पास जब फ्लोज को बढ़ाया गया, ठीक है, 1K फ्लो, फिर हमारे पास 10K फ्लो फिर से बढ़ाया गया, तो हमारे पास जो नॉक्स की परफॉर्मेंस है वो आके यहाँ पे आप देखें तो नॉक्स की परफॉर्मेंस यहाँ पे डाउन हो गई है। और इसके मुकाबले में ये डिफरेंट जो आर्किटेक्चर है इसकी परफॉर्मेंस जो है वो थ्रूपुट जो है वो बढ़ती गई है। ठीक है, और अगर आप इसको देखें और इस स्विचेस बढ़ाए जाएं, ठीक है, ये दो इंग्लिश स्विचेस हैं, तो इसमें अगर आप नॉक्स की परफॉर्मेंस देखें तो और भी डाउन हो गई है, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए। ठीक है, तो जितने वो ज़्यादा होते जा रहे हैं हमारे पास इंग्लिश स्विचेस, ठीक है, तो सर्वर पे लोड ज़्यादा होता जा रहा है। ठीक है, नॉक्स के केस में सर्वर पे लोड ज़्यादा होता जा रहा है और जिसकी वजह से परफॉर्मेंस जो है अगर आप नॉक्स की देखें तो वो डाउन हो गई है, यहाँ पे देखें। और इसके मुकाबले में अगर आप देखें इसको, ये जो प्रपोज आर्किटेक्चर है तो इसकी परफॉर्मेंस वो डाउन नहीं हुई। ठीक है, तो ये बता रहा है कि यहाँ पे हमारे पास नॉक्स जो है, जितना हमारे पास स्विचेस ज़्यादा होते जा रहे हैं तो उसकी परफॉर्मेंस डाउन होती जा रही है। अच्छा, जो हमारे पास डिफेन है इसके अंदर जितने अथॉरिटी स्विचेस आप ज़्यादा करेंगे उतनी ही उसकी थ्रूपुट अच्छी होती रहेगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली अथॉरिटी स्विचेस ज़्यादा होंगे तो लोड जो है वो डिवाइड हो जाएगा फ्लो इंस्टॉलेशन का, तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। ये है इसके अंदर। अच्छा,
अब हमारे पास हमें कितने अथॉरिटी स्विचेस चाहिए? 2 चाहिए, 5 चाहिए, 10 चाहिए, 15 चाहिए, 20 चाहिए, कितने स्विचेस होने चाहिए हमारे पास? तो इसके लिए इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और उससे इन्होंने ये कंक्लूड किया है कि अगर हमारे पास एक कैंपस है, ठीक है, एक छोटा कैंपस है, तो उसके अंदर जो तकरीबन रूल्स नॉर्मली होते हैं 30,000 और इस तरह से कुछ स्विचेस होते हैं, और इन्होंने एज्यूम किया है कि हर स्विच की जो रैम है, मेमोरी है, कैम शायद 160 KB है, तो उसके लिए हमें 5 अथॉरिटी स्विचेस की जरूरत होगी। ये इन्होंने किस तरह से बताया? इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उसमें इन्होंने देखा है कि ये कैंपस जो स्विच है, कैंपस इन्वायरमेंट जो है, उसके अंदर 5 अथॉरिटी स्विचेस हों, तो जिसमें हर स्विच जो है उसकी जो मेमोरी है वो टीकैम मेमोरी 160 KB हो और स्विचेस तकरीबन 1.7 के स्विचेस हों, तो उसके लिए 5 अथॉरिटी स्विचेस काफ़ी होंगे। दूसरा इन्होंने कंपैरिजन जो इन्होंने कंक्लूड किया है कि अगर IPTV नेटवर्क हो जिसके अंदर तकरीबन 5 तकरीबन जो है हमारे पास 5 जो है ना वो हमारे पास रूल्स होंगे और 3 के जो है हमारे पास स्विचेस हो सकते हैं, और हर स्विच जो है उसकी जो मेमोरी है वो इन्होंने जिम किया 1.6 MB है, ठीक है। और तो इसमें इन्होंने कंक्लूड किया कि हमारे पास 130 स्विचेस हों तो ये काफ़ी होंगे। तो ये इन्होंने किस तरह से किया? ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। ये मैं इसका जो साथ जो अटैच रिसर्च पेपर है जिसमें इन्होंने इसकी डिटेल दी हुई है, ग्राफ भी है उसमें, तो उसमें आप देख सकते हैं इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और उसमें इन्होंने ये कंक्लूड किया कि कैंपस के लिए इतनी 30 स्विचेस रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, कुछ एजम्पशंस दे के IPTV और इस तरह और नेटवर्क के लिए उन्होंने एज्यूम किया और कंक्लूड किया है। अच्छा, बेसिकली ये सारी जो डिस्कशन थी, दो हमारे पास हो सकते हैं डिज़ाइन डिसीजन के हमारे पास टोटली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो फ्लो इंस्टॉलेशन, या जैसे हमारे पास ट्रेडिशनल नेटवर्क के अंदर जब कोई पैकेट आता है तो वो हर जो स्विच है वो इंडिपेंडेंटली, या स्विच या राउटर इंडिपेंडेंटली उस पर डिसीजन लेता है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर SDN के अंदर हमारे पास सेंट्रलाइज का कॉन्सेप्ट आ गया कि जी हमारे पास एक सेंट्रलाइज कंट्रोलर होगा और ठीक है वो ये सारे प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोल प्लेन सेंट्रलाइज होगी, ठीक है, और फ्लो इंस्टॉलेशन सेंट्रलाइज होगी, ठीक है। और इसमें ये जो हमने आर्किटेक्चर देखा है इसमें थोड़ा सा उन्होंने इसको डिसेंट्रलाइज किया, डिस्ट्रीब्यूटेड किया है। स्टिल जो है वो सारा कंट्रोलर से होगा। ये नहीं है कि कंट्रोल जो है वो कंट्रोलर्स के पास नहीं है, बल्कि नहीं, अभी भी कंट्रोलर जब पॉलिसी चेंज करेगा वो चेंज कर सकता है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जो फ्लो इंस्टॉलेशन का बर्डन था वो रिड्यूस हो गया। जब कोई वो चेंज करना चाह रहा है पॉलिसी में तो वो ऑटोमेटिकली वो तमाम अथॉरिटी स्विचेस को जो है ना ये इंफॉर्मेशन रेप्लिकेट होगी और इस तरह तमाम नेटवर्क उसी तरह से काम करेगा, ठीक है। मतलब कंट्रोल जो है वो कंट्रोलर सेंट्रलाइज जो हमारे पास कंट्रोलर है उससे जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है कंट्रोल में वो कम नहीं हुई, लेकिन उसके ऊपर बर्डन कम हो गया। ये इस आर्किटेक्चर में इन्होंने काम किया है कि वो जो बर्डन था उसके ऊपर इंस्टॉलेशन का वो कंट्रोलर्स पे कम हो गया, जिससे उसके ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है सिस्टम की अच्छी हो गई है, ठीक है। ये इसका डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर तमाम फंक्शन स्विचेस में है, ठीक है, और सेंट्रलाइज में सब कुछ कंट्रोलर में है, ठीक है। और ये जो हमने देखा है डेफाइन, इसके अंदर जो है कंट्रोलर जो है इंचार्ज है, लेकिन कुछ जो रूल इंस्टॉलेशन जो है वो उसका काम जो है वो स्विचेस में चला गया है, ठीक है। तो ये आज की हमारी डिस्कशन थी।